चालू हो गया ना। रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष जालानी और कल अपन पढ़ रहे थे फिनॉल बनाने की विधियां और उसके साथ अपन ने कल प्रश्न भी सॉल्व किए थे एल्कोहल व फिनॉल बनाने की विधियों से संबंधित कुछ प्रश्न। अब अपन आज बात करेंगे इनकी भौतिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म में अपन दोनों ही साथ पढ़ेंगे, एल्कोहल को भी साथ में लेंगे और फिनॉल को भी साथ में लेंगे। देखिए अपन बात करते हैं भौतिक गुणधर्म की, तो एल्कोहल और फिनॉल होगा तो एरोमेटिक समूह होगा, एल्कोहल है तो आर समूह होगा। जो इनके भौतिक गुणधर्म होते हैं वो बेसिकली इस OH समूह के कारण होते हैं और इन भौतिक गुणधर्म में जो परिवर्तन होता है ये इस AR समूह या R समूह की श्रृंखला बढ़ने या घटने से इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, इसका सबसे पहला टॉपिक है वो है अपने क्वथनांक। ये सबसे पहला टॉपिक है क्वथनांक। तो देखिए क्वथनांक में क्या है, एल्कोहल की अपन बात करें बेसिकली तो अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता है। ये अपन ने हेलो एल्केन हेलो एल्केन की सिमिलर कंसेप्ट पढ़ा था कि क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब अणुभार बढ़ेगा तो इनके अणुओं के मध्य में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डेर वाल आकर्षण बल, वान डेर वाल आकर्षण बल का मान बढ़ता है और वान डेर वाल आकर्षण बल के मान के बढ़ने से अणुओं के मध्य में आकर्षण बल बढ़ेगा और आकर्षण बल के बढ़ने से क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि उसको मतलब आरओएच जो बंध है उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अर्थात अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहल का क्वथनांक होता है, एल्कोहल फिनॉल का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ेगा। उसका कारण क्या है, अणुभार। उसका कारण क्या है, वान डेर वाल आकर्षण बल। ये उतार दीजिए एक बार। तो देखो ये तो होगी इसकी पहली कंडीशन। इसकी दूसरी कंडीशन की अगर बात करें कि यदि अणुभार समान हो तो वही सिमिलर कंसेप्ट है जो अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि अणुभार समान हो तो शाखाएं बढ़ने पर, अणुभार समान है तो शाखाएं यदि बढ़ेगी तो क्वथनांक का जो मान होगा वो घटेगा। और इसको अपन ऐसे कहें तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो क्वथनांक है या बॉइलिंग पॉइंट है वो समानुपाती होगा अणुभार, और यदि अणुभार समान है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा शाखाएं, मतलब शाखाएं बढ़ने पर इसके क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब क्यों घटता है, देखो उसका कारण क्या है। शाखाएं जब भी किसी एल्कोहल या फिनॉल में शाखाएं बढ़ती हैं तो अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो घटेगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से, क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बल जो है वो अणु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, तो अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे घटेगा तो वान डेर वाल आकर्षण बल का जो मान है या परिमाण है वो घट जाएगा। और अणुओं के मध्य में वान डेर वाल आकर्षण बल का परिमाण घटेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि क्वथनांक का जो मान होता है, क्वथनांक या गलनांक की यदि अपन बात करें तो वो अणुओं के मध्य में आकर्षण बल पर डिपेंड करता है। अणुओं के मध्य में जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उसके क्वथनांक का मान उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस वर्ष को उतार दीजिए आप। तो ये तो बात हो गई अपने क्वथनांक की। अब क्वथनांक में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो देखिए उसकी बात करते हैं। इनको उतार दिया होगा आपने। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो ये है कि एल्कोहल लगभग समान अणुभार वाले, देखिए क्या प्रश्न बनता है, मैं उसको प्रश्न के रूप में लिखवा देता हूँ कि समान अणुभार वाले एल्कोहल व फिनॉल का क्वथनांक एल्कोहल व फिनॉल का क्वथनांक, इसको इस तरीके से लिखवा देता हूँ। देखो एक मिनट,
कि एल्कोहल व फिनॉल का क्वथनांक समान अनुभार वाले एल्कोहल व फिनॉल का क्वथनांक समान अनुभार वाले ईथर समान अनुभार वाले यौगिक जैसे कि ईथर, एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम एज वेल एज अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है कि एल्कोहल व फिनॉल का क्वथनांक समान अनुभार वाले जैसे ईथर है, हाइड्रोकार्बन है और एल्किल हैलाइड है, इनसे उच्च क्यों होता है। तो देखो इसका रीजन क्या है भाई, क्वथनांक का अपन ने पर्टिकुलर इन परस्पर दोनों में रीजन पढ़ा, तो उसका कारण तो ये था कि इन अणुओं के मध्य में जो वाटर वाल आकर्षण बल का मान होगा वो बढ़ेगा, इस कारण से इनके क्वथनांक का मान बढ़ता है। लेकिन अगर अपन दूसरों से तुलना करें तो इनमें एक विशेष बात है जो इनके समान अनुभार वाले यौगिक हैं उनमें नहीं होगी, वो है अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एल्कोहल व फिनॉल के अणुओं के मध्य में अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण इसके क्वथनांक का मान समान अनुभार वाले एल्किल हैलाइड, ईथर व हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है। देखो किस प्रकार से है, तो इसका कारण क्या हो गया, देखो ये आंसर है इसका कि एल्कोहल व फिनॉल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण इनके क्वथनांक का मान समान अनुभार वाले यौगिक से उच्च होता है। अब वो चाहे ईथर के रेस्पेक्ट में पूछे आपसे या हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में पूछे या एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में पूछे, आंसर यही आएगा। अब देखो समझते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। तो एल्कोहल की संरचना को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ROH। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बंध वह बंध जो एक साइड से तो सहसंयोजक बंध के द्वारा अटैच होगा और दूसरी साइड से आकर्षण बल से ऐसे बढ़ेगा, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो अणुओं के मध्य में पाया जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं अंतराण्विक। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, थोड़ा सा बेसिक बता दें इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो प्रकार का होता है क्या है, पहले की समझ लें कि एक में तो सहसंयोजक बॉन्ड से अटैच होगा और दूसरी साइड से आकर्षण बल से ऐसे अटैच होगा। अब ये दो प्रकार का है, एक तो होता है अंतःअणु जो एक ही अणु के मध्य में, और दूसरा है अंतराणु जो दो अणुओं के मध्य में। एक तो हो गया आपने अंतःअणु और दूसरा हो गया आपने अंतराणु। अंतःअणु जो होता है एक ही अणु के मध्य में है, जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं इस प्रकार से कंपाउंड की, ये नाइट्रोफिनॉल है, तो नाइट्रोफिनॉल, तो इसमें इसका जो हाइड्रोजन है और इसका ऑक्सीजन है, इनके मध्य में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। चूंकि एक ही अणु के मध्य में है तो इसको अपन बोलेंगे अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अंतराणु की अगर बात करें तो एल्कोहल का उदाहरण लेंगे ROH। तो देखो इसमें दो अणुओं के मध्य में बन रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे एल्कोहल और फिनॉल दोनों में कौन से प्रकार का बॉन्ड होगा, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इस प्रकार से हो जाएगी, ऐसे ही ROH और ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात करें अपन फिनॉल की, तो फिनॉल में भी इसी प्रकार से अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये फिनॉल की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। अब इस OH समूह को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका तो हाइड्रोजन और दूसरे फिनॉल का ऑक्सीजन
इसके मध्य में क्या होगा, आकर्षण बल होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन बोलेंगे हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो ये दोनों में पाई जाती है, एल्कोहल में एज वेल एज फिनॉल में, और इसी कारण से इनके क्वथनांक का मान समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, ईथर व एल्किल हैलाइड से उच्च होता। ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। और प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से ले सकते, उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लेना। तो देखो ये अपने हो गया क्वथनांक का प्रश्न सॉल्व। अब इसमें अपने जो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात थी वो थी अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इनके एल्कोहल व फिनॉल के क्वथनांक का मान समान अणुभार वाले ईथर व हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, उच्च होता है। अब उच्च क्यों, क्योंकि ईथर व हाइड्रोकार्बन में इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अभाव होता, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इस कारण से इनके क्वथनांक का मान इनसे ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है भौतिक गुणों में वो है अपने विलयता। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक विलयता या सॉल्युबिलिटी। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने दूसरा टॉपिक वो है विलयता या सॉल्युबिलिटी। देखो कोई भी कंपाउंड किसी भी विलयन में विलय कब होगा, जब उस यौगिक के अणुओं के मध्य और उस विलय जिस विलायक जिसमें अपन ने उसको घोला है उसके मध्य में कोई आकर्षण बल हो, तब उस विलयन में कोई यौगिक आसानी से घुल जाता है। तो बात करें, अभी हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल व फिनॉल, तो एल्कोहल व फिनॉल जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, क्योंकि एल्कोहल व फिनॉल के अणु जल के अणुओं के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो ये जल में क्या होता है, आसानी से विलय हो जाते हैं। दूसरा, एल्किल या एरिल ग्रुप बढ़ने के साथ एल्कोहल व फिनॉल की जो विलयता होती है वो जल में घटती चली जाती है। उसका भी कारण क्या है कि एल्किल व एरिल ग्रुप की जो प्रकृति होती है वो जल विरोधी होती है, तो जल विरोधी भाग जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसकी विलयता जल में घटती चली जाती है। तो लिखिए इसमें सबसे पहले विलयता के लिए अपन बात करें तो एल्कोहल व फिनॉल जो है, एल्कोहल व फिनॉल जल में विलय होते हैं। एल्कोहल व फिनॉल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी किसी विलायक में घुलेगा, कब घुलेगा, जब उसके अणु उस विलायक के अणुओं के साथ बॉन्डिंग बनाए। तो देखिए हम बात करते हैं, अब ये बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है वो समझते हैं। मान लीजिए अपन एक सिंपल एथेनॉल का उदाहरण लिया, CH3 CH2O और ये अपने हो गया H। अब यदि अपन बात करें तो देखो जल के अणुओं के मध्य में जल की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, ऐसे OH और ये H, तो इसका तो हाइड्रोजन और जल का ऑक्सीजन क्या होगा, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। इसी प्रकार जरूरी थोड़ा ना है कि यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, इसका ऑक्सीजन भी जल के अणुओं के हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो इस प्रकार से ये लीजिए। इसी प्रकार क्योंकि इसके पास दो लोन लेन है तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो सकता है इस प्रकार से। तो एक जो एल्कोहल का अणु है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो इस कारण से एल्कोहल एज वेल एज अपन फिनॉल की बात करें तो उसमें इसी प्रकार से बॉन्डिंग होगी। तो एल्कोहल व फिनॉल क्या होंगे, जल में विलय होंगे, किसके कारण, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण। इसको उतार लीजिए। तो देखो नेक्स्ट इसमें है कि एल्कोहल व फिनॉल की जल में विलयता, एल्कोहल व फिनॉल की जल में विलयता एल्किल या एरिल समूह के बढ़ने पर
एल्किल या एरिल समूह के बढ़ने पर घटती चली जाती है या घट जाती है। ये अब ऐसा क्यों है, तो उसका भी देखो कारण क्या है, समझना देखो। एल्कोहल और फिनॉल में OH समूह तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, तो उसका तो यहाँ विलेयता घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब मैं भौतिक गुण पढ़ा रहा था, कि भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होगा वो इस एल्किल और एरिल समूह के कारण होगा। और एल्किल और एरिल समूह जो होता है वो होता है जल विरोधी भाग। क्या होता है? जल विरोधी या जल प्रतिकर्षी भाग। तो R या AR समूह जल प्रतिकर्षी भाग होता है। और जब अणुभार बढ़ेगा तो इस जल प्रतिरोधी भाग या जल विरोधी भाग की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जल प्रतिकर्षी भाग होता है जिसके कारण तो देखो ये अपने हो गया एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता अणुभार बढ़ने के साथ क्यों घट जाती है? क्योंकि R या AR समूह बढ़ेगा तो ये जल विरोधी भाग बढ़ेगा, और जल विरोधी भाग के बढ़ने से इसकी जल में विलेयता बढ़ जाती है। लेकिन ये जो बात है वो निम्नतर एल्कोहल की लागू नहीं। जैसे अपन बात करें एथेनॉल और मेथेनॉल की, तो वो जल में सभी अनुपातों में मिश्रणीय है। और वैसे एथेनॉल का जल में मिश्रण तो आपको भी पता होगा कि शराब को यदि पानी में घोलते हैं तो वो आसानी से घुल जाती है। तो ये तो अपनी बात होगी विलेयता की। अब हम बात करते हैं जो क्वथनांक और विलेयता है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो प्रश्न लिखवा दें। तो देखो एक क्वथनांक से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित कीजिए। तो देखो किस प्रकार से होगा ये। इसमें अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं। पेंटेन 1 पहला है एग्जाम्पल दे रखा है। फर्स्ट पेंटेन 1 नाम दे रखे हैं, स्ट्रक्चर अपने को बनानी पड़ेगी। दूसरा है अपने ब्यूटेन 1 देखिए। तीसरा है अपने एथेनॉल। चौथा है अपने ब्यूटेन 2 और फिर है प्रोपेन 1 और लास्ट दे रखा है अपने मेथेनॉल। इसी प्रकार की प्रश्न दे रखा है, वो है अपने पेंटेन 1 एंड ब्यूटेन पेंटेनेट और फिर है अपने एथोक्सी एथेन। तो ये 4 कंपाउंड हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला जो प्रश्न है उसको देखो किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को इसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो पेंटेन 1 और इसका मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5। 1 और मतलब पहले कार्बन पर ही हुआ है।
दूसरा है ब्यूटेन वनॉल, 1 2 3 और 4 कार्बन और फर्स्ट कार्बन पर ही OH समूह अटैच है। तीसरा है एथेनॉल, मतलब 2 कार्बन का एल्कोहल है। चौथा है अपने ब्यूटेन 2 ऑल, मतलब 4 कार्बन और सेकंड पोजीशन पर OH समूह। और फिर उसके बाद में है प्रोपेन वनॉल, मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर OH समूह। और मेथनॉल की स्ट्रक्चर हो जाएगी अपने CH3OH, सिंपल कार्बन है। तो देखो अपन ने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये था कि अणुभार बढ़ने के साथ, क्योंकि सारे एल्कोहल हैं तो अपन एल्कोहल की बात करेंगे, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहल में फिनॉल के जो क्वथनांक का मान है वो बढ़ता चला जाता है। उसका कारण था कि अणुओं के मध्य में वान डेर वाल आकर्षण बल का मान बढ़ता है। तो यदि अपन इन सबकी बात करें तो इनमें बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो सबसे छोटा देखो उसका क्वथनांक सबसे कम होगा, तो इसमें है CH3OH, तो सबसे कम क्वथनांक होगा अपने CH3OH का मेथनॉल, ठीक है ना। फिर 2 कार्बन का लोगे, फिर उसके बाद में है एथेनॉल 1, फिर उसके बाद में 3 कार्बन पे आ जाओ, ये प्रोपेन वनॉल 1 2 और 3। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन 4 कार्बन वाले। अब 4 में भी 2 हैं, तो ये और एक तो ब्यूटेन 1 ऑल है और एक है 2 ऑल। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि शाखाएं बढ़ने के साथ क्वथनांक का मान घटता है, क्योंकि शाखाएं बढ़ेगी तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान घटेगा और पृष्ठ क्षेत्रफल का मान घटेगा तो वान डेर वाल आकर्षण बल के परिमाण या मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इन दोनों की बात करें तो ये अशाखित है और ये है शाखित, तो शाखित होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में फिर अशाखित आ जाएगा और सबसे लास्ट में कौन सा रह गया, 5 कार्बन का पेंटेन 1 और जिसका क्वथनांक इनमें सबसे ज्यादा होगा। ये अपने हो गया प्रश्न सॉल्व। तो देखो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो सबसे पहले जिसका अणुभार, क्योंकि क्वथनांक का जो अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे वो उसके अणुभार से सॉल्व करेंगे कि अणुभार जिसका छोटा होगा उसका क्वथनांक का मान सबसे कम होगा। तो यहाँ पर क्वथनांक का मान सबसे कम किसका होगा, मैथेनॉल का, फिर एथेनॉल का, फिर प्रोपेनॉल का। फिर उसके बाद में ब्यूटेन के 2 कंपाउंड है, ब्यूटेन 1 और 2, तो उसमें अपन शाखाएं देखेंगे, जिसमें शाखाएं ज्यादा होगी उसके क्वथनांक का मान कम होगा और जो अशाखित होगा उसके क्वथनांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें देखो क्या है, देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह। तो देखो किस प्रकार से सॉल्व होगा, पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन पेंटेन वनॉल की और फर्स्ट पोजीशन पर OH समूह एंड ब्यूटेन, मतलब सिंपल 4 कार्बन की एक अशाखित श्रृंखला है। पेंटेन की बात करें तो इसमें 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड समूह, पेंटेन दे रखा है मतलब एल्डिहाइड समूह होगा। फिर बात करते हैं अपन एथोक्सी एथेन की, तो यहाँ पर ये ईथर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर C2H5 OC2H5। एक बार इसके स्ट्रक्चर को बता दीजिए फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो उतार लिया होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन इसको किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कि जब एल्कोहल और फिनॉल के क्वथनांक की बात करें और समान अणुभार वाले अन्य क्रियात्मक समूह या अन्य यौगिकों से अपन तुलना करेंगे, जिसमें हाइड्रोकार्बन है, एल्किल हैलाइड है, ईथर है, तो उनकी तुलना में जो एल्कोहल है उसके क्वथनांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक अलग से केस दे रखा है पेंटेनेल का, मतलब एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड जो है वो कार्बोनाइल समूह से बिलोंग करता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, हालांकि अपने लेसन नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन यहीं पर अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोनाइल समूह में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है अणु के मध्य में। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अभाव होता है, अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड कीटोन में नहीं पाई जाती। जब नहीं पाई जाएगी तो इनके क्वथनांक का मान एल्कोहल और फिनॉल की तुलना में, समान अणुभार वाले एल्कोहल और फिनॉल की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इनसे तो ज्यादा होगा, बट इसकी यदि अपन बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल से क्या होगा, इसका क्वथनांक का मान कम होगा। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो इनमें सबसे कम किसका होगा, एन ब्यूटेन का, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ना तो द्विध्रुव आकर्षण बल है और ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है।
तो सबसे कम होगा क्वथनांक N ब्यूटेन का, फिर उसके बाद में अपने आ जाएगा एथॉक्सी एथेन का C2H5O C2H5, और उसके बाद में होगा अपने कार्बोनाइल समूह, इसमें डाइको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पेंटेनेल 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए। और सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, वो होगा अपने एल्कोहल का, नाम है पेंटेन 1। ये प्रश्न हो गया सॉल्व। इस प्रकार से अपन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके दोनों कैटेगरी आगे देखो, एक तो इसमें अनुभाग का कांसेप्ट आ गया, शाखाओं का कांसेप्ट आ गया, और दूसरा है इसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह देकर के आपसे पूछ लिया जा सकता है प्रश्न। दोनों तरीके से किसी भी प्रकार से प्रश्न आए तो बोर्ड एग्जाम में आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए इसको, तो देखिए भौतिक गुणधर्म का टॉपिक क्वथनांक और विलयता अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद में आता है रासायनिक गुणधर्म, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके रेगुलर आप नोट्स कॉपी में उतारिए, और यदि कोई प्रॉब्लम ऐसे संबंधित तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है ना, उसका भी अपन समाधान करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपने होगा रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।